हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोर एकेडमी। दिस इज महक पंजवानी। हम क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे आज। देखो, एक चीज आप समझो कि जो भी फूड आपके यहाँ आ रहा है, जो भी अनाज आपके यहाँ आ रहा है, वो कहाँ से आ रहा है, कितनी मेहनत से आ रहा है, कितने सारे स्टेप्स प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं उसमें, ये समझना, ये जानना आपके लिए जरूरी है। इसीलिए ये चैप्टर जो है हम पढ़ेंगे क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, राइट। तो एक चीज और मैं आपको बता दूं कि इंडिया में अबाउट 70% पॉपुलेशन मतलब अगर आप समझो कि इंडिया में सिर्फ 1000 लोग हों तो उसका 70% कितने लोग हैं, वो 700 लोग एग्रीकल्चर सेक्टर में इन्वॉल्व। समझ रहे हैं कितनी ज्यादा मात्रा में लोग एग्रीकल्चर सेक्टर में इन्वॉल्व हैं। ये डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हो सकते हैं। लेकिन ये चीज कब शुरू हुई, कब क्रॉप प्रोडक्शन हुआ, कब क्रॉप कल्टीवेट किया जाना शुरू किया गया? तो करीब 10,000 इयर्स बैक ह्यूमन ने एग्रीकल्चर को स्टार्ट किया था, एग्रीकल्चर इंट्रोड्यूस किया था। क्रॉप को यानी कि अनाज को इस तरीके से इस मात्रा में प्रोड्यूस किया जाता था कि सबके लिए वो सफाइस हो सके, सफिशिएंट हो सके, है ना। तो सबके लिए वो सफिशिएंट हो सके, ये चीज हो रही थी। कितने साल पहले स्टार्ट हुआ? ये करीब 10,000 साल पहले स्टार्ट हुआ, राइट। तो क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट चैप्टर में ये सारी चीजों के बारे में पढ़ेंगे कि प्रोडक्शन के दौरान क्या स्टेप्स इन्वॉल्व है, क्या प्रोसेस इन्वॉल्व है। ये देखिए, एग्रीकल्चर शब्द से हम क्या समझते हैं? तो एग्रीकल्चर इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। क्या है एग्रीकल्चर? बायोलॉजी की एक ब्रांच है। ये बात ध्यान रखना आप। आपको एक नोटबुक में, आपकी जो बायोलॉजी की नोटबुक है या जो आपने साइंस के लिए नोटबुक बनाई हो, उसमें आप नोट्स प्रिपेयर करना, बड़े सुंदर तरीके से आप चीजों को नोट करना, ताकि एग्जाम के पहले आप परेशान ना हो कि अरे मैं क्या पढूं, कहाँ से पढूं, है ना। जब आप इस तरीके से अपने नोट्स हैंडी रखते हो, आप सामने रखते हो, तो वो आसान होता है बाद में उसको देखना, है ना। अपनी हैंडराइटिंग आसानी से समझ में आती है। Agriculture is the applied branch of biology which deals with the cultivation of plants and rearing of animals is called agriculture. जब प्लांट्स कल्टीवेट किए जाते हैं, ज्यादा मात्रा में कल्टीवेट किए जाते हैं, है ना, जो घर में हम क्या है, एक टमाटर का हमने पौधा लगा दिया, उसको हम एग्रीकल्चर नहीं कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम जब प्लांट के कल्टीवेशन की बात करते हैं तब हम एग्रीकल्चर टर्म रेफर करते हैं। इट इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द कल्टीवेशन ऑफ प्लांट्स एंड ऑल्सो विद द रियरिंग ऑफ एनिमल्स। एनिमल्स रियरिंग के लिए एक अलग टर्म भी आता है, एनिमल हस्बेंड्री, जिसको हम पढ़ते हैं अलग से। बट एग्रीकल्चर इज द अप्लाइड ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द कल्टीवेशन ऑफ प्लांट्स। नेक्स्ट इज क्रॉप। किसे कहते हैं? जब प्लांट्स, एक प्रकार के प्लांट्स, व्हेन द प्लांट्स आर द सेम काइंड, they are grown and cultivated at one place on a large scale, this is known as crop. इसे क्या कहा जाता है? क्रॉप कहा जाता है। जब एक ही प्रकार के, सब जगह चावल चावल चावल, लैंड में आपने सिर्फ चावल की खेती कर दिया, सिर्फ आपने गेहूं की खेती कर दी है, सिर्फ मेज मक्के की खेती की है, तो उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है क्रॉप। When the plants of the same kind, they are grown and cultivated at one place on a large scale, is called as a crop. क्रॉप को सीजन के आधार पर दो तरीके से क्लासिफाई किया जाता है, खरीफ क्रॉप एंड रबी क्रॉप। तो मैं आपको बता दूं खरीफ क्रॉप किसे कहते हैं। खरीफ क्रॉप मॉनसून क्रॉप होती है, ठीक है। खरीफ क्रॉप क्या होती है? मॉनसून क्रॉप होती है, यानी कि इसके बीज कब बोए जाते हैं? इसके बीज बोए जाते हैं जून के पहले, बिफोर मॉनसून। बीज आपने बो दिए, जून में आ गया मॉनसून, फिर जून से सितंबर तक इसका सीजन है, ये बढ़िया एकदम आपको फसल मिलेगी यहाँ पर। और उसके बाद आप इसको कर लो हार्वेस्ट। कब करोगे? अक्टूबर में, अक्टूबर नवंबर में आप इसको कर लो हार्वेस्ट, आफ्टर मॉनसून। एक मिनट, सो जून से सितंबर का ये जो समय है ना, आफ्टर मॉनसून हार्वेस्ट कर लेना है। सो वो क्रॉप जो मॉनसून के दौरान ग्रो होती है, रेनी सीजन के दौरान ग्रो होती है, उसे कहते हैं खरीफ क्रॉप। फॉर एग्जाम्पल मेज, मिलेट, कॉटन। कपड़ा कॉटन का बनता है, कॉटन
ठीक है, कपड़ा कॉटन का बनता है और कपड़ा खरीफ क्रॉप वाले कॉटन का बनता है। तो एक एग्जाम्पल मैंने आपको याद करा, एक याद करने के लिए थोड़ी सी मेहनत कर लेना। सीड बीज कब बोए जाते हैं? बिगिनिंग ऑफ द मॉनसून सीजन, एंड मैच्योरेशन के बाद ये हार्वेस्ट कब होते हैं? मॉनसून सीजन के एंड के बाद, यानी कि अक्टूबर नवंबर में, राइट। तो खरीफ क्रॉप एक प्रकार का क्रॉप है और खरीफ सीजन कहा जाएगा मॉनसून सीजन को। खरीफ सीजन क्या होगा? मॉनसून सीजन। अगला क्रॉप है रबी क्रॉप। तो रबी क्रॉप खरीफ क्रॉप से कैसे अलग है देखिए, मैं दोनों में यहाँ पर डिफरेंस भी आपको यहाँ पर लिखते जा रही हूँ। रबी क्रॉप विंटर क्रॉप होती है, ठीक है। इसके बीज कब बोए जाते हैं? सीड्स आर सोन बिफोर विंटर, विंटर के पहले। और उसके बाद विंटर आ गया, अक्टूबर से लेके मार्च तक का इसका सीजन है। इस क्रॉप के फ्लरिश होने का सीजन है अक्टूबर से लेके मार्च तक का पूरा विंटर। और उसके बाद विंटर खत्म होने के बाद, यानी कि आफ्टर विंटर, आप क्या पाएंगे? इसको हार्वेस्ट कर दिया जाता है। Crops which are grown during the winter season, that is October to March, are called Rabi crop, और ये October to March वाला सीजन रबी सीजन कहलाता है। Wheat, ग्राम, मस्टर्ड, मस्टर्ड यानी राई, रबी क्रॉप है, ठीक है। यहाँ पर इसके एग्जाम्पल्स देखें हम लोग, मेज, मिलेट्स, कॉटन। और इसके एग्जाम्पल्स है व्हीट, ग्राम, मस्टर्ड। सोयाबीन किस में आता है? सोयाबीन यहाँ पे है, खरीफ क्रॉप में है। Seeds are grown before the winter and harvest कब होते हैं? At the end of winter, after winter, यानी कि अप्रैल में। तो यहाँ पर हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ क्रॉप ऑन द बेसिस ऑफ, किस आधार पर हमने इसे क्लासिफाई किया है? सीजन के आधार पर, मौसम के आधार पर। जिस मौसम में ये बीज बोए जाएंगे, ग्रो करेंगे और फिर हार्वेस्ट होंगे, तो उस टाइम ड्यूरेशन को। तो आप ऐसे सोच सकते हो कि अक्टूबर में जो फसल लगती है वो कौन सी फसल होती है? रबी फसल होती है, मार्च तक, है ना, ठीक है, मार्च तक। मई में हार्वेस्ट हो जाती है, फिर उसके बाद जून से अब जो क्रॉप लगती है वो क्रॉप क्या होती है? खरीफ क्रॉप होती है, जो अक्टूबर में हार्वेस्ट हो जाती है। चाहो तो आप ऐसे लिख लो, जिस तरीके से भी आप समझ सको, बस वैसे लिखना, है ना। टाइप्स ऑफ क्रॉप की हमने बात की है अभी। एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस क्या है? एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस का मतलब वो सारी एक्टिविटीज, वो सारे तरीके जो फार्मर करते हैं, प्रोसेस परफॉर्म करते हैं ताकि प्लांट कल्टीवेट हो सके, कल्टीवेट होके वो आपके पास अवेलेबल हो सके, है ना। उन सारी प्रैक्टिसेस को क्या कहा जाता है? एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस कहा जाता है। अलग अलग एक्टिविटीज के लिए फार्मर को अलग अलग प्रकार के टूल्स की रिक्वायरमेंट होती है। उन टूल्स को कहते हैं एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट। क्या कहते हैं? एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट कहते हैं, या फिर टूल कहा जाता है। तो एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट क्या है? द टूल्स विच आर इन्वॉल्व इन द कल्टीवेशन ऑफ प्लांट्स आर कॉल्ड एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट। वो टूल्स जो इन्वॉल्व हैं प्लांट के कल्टीवेशन में, उसे एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट कहते हैं। एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस क्या है? वो एक्टिविटीज दैट द फार्मर्स डू फॉर द प्लांट कल्टीवेशन आर कॉल्ड एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस, राइट। तो इतना आप नोट करेंगे, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस क्या हैं, एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स क्या हैं। So what we know till now, what is agriculture? I hope you can define this. What is agriculture? What is crop? क्रॉप वर्ड से हम क्या समझते हैं? उसके अलावा व्हाट आर द टू टाइप्स ऑफ क्रॉप? खरीफ एंड रबी क्रॉप्स। उसके अलावा द अदर क्वेश्चन इज व्हाट आर एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस एंड एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स किसे कहते हैं?
सो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस और इम्प्लीमेंट्स क्या ये लिखेंगे। अब हम लोग डिस्कस करेंगे क्रॉप प्रोडक्शन में इन्वॉल्व जितने भी मेथड्स हैं उसको वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। तो क्या मेथड्स इन्वॉल्व होते हैं। सबसे पहली प्रैक्टिस या मेथड जो है क्रॉप प्रोडक्शन के लिए वो है सॉइल की प्रिपरेशन करना, सॉइल को तैयार करना, सॉइल को तैयार करना ताकि हम आगे की प्रोसेस कर सके। क्रॉप अच्छी कब होगी, जब सॉइल अच्छा होगा। सॉइल अच्छा कब होगा, जब आपने तैयारी की होगी सॉइल के लिए अच्छी, है ना। तो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल किस तरीके से किया जाता है और उसे क्या कहते हैं वो पढ़ते हैं। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सॉइल की प्रिपरेशन कैसे की जाती है। तो सॉइल की प्रिपरेशन कैसे करते हैं, सॉइल को टर्न करते हैं। टर्न करने का मतलब नीचे की लेयर ऊपर लाया जाता है, ठीक है। अगर ये सॉइल की ऊपर वाली लेयर है और उसके बाद ये सॉइल की नीचे वाली लेयर है, तो ये जो लेयर है इसको क्या करते हैं हम लोग, टर्निंग के दौरान नीचे वाली लेयर ऊपर आ जाए इस तरीके से कुछ होगा। तो आप ऐसे समझो कि ये लेयर्स जो हैं लूजनिंग एंड टर्निंग के बाद आपको कुछ ऐसा मिलेगा, है ना। क्योंकि ऊपर वाली जो लेयर होती है, ऊपर वाली जो सॉइल की लेयर होती है, उसी में प्लांट जो है वो सपोर्ट होता है, राइट। तो हमें चाहिए कि ऊपर वाली लेयर न्यूट्रिएंट रिच हो। तो नीचे से लेयर ऊपर आएगी, इसे कहते हैं टर्निंग द सॉइल। और लूजनिंग का मतलब होता है सॉइल को लूजन करना, उसके बीच में एयर स्पेसेस क्रिएट करना। ये जो टर्निंग और लूजनिंग की प्रक्रिया होती है प्रिपरेशन में, पहला स्टेप यही होता है और इसे टिलिंग या फिर प्लोइंग कहा जाता है। टिलिंग या फिर प्लोइंग, इसका मतलब क्या होता है, लूजनिंग और टर्निंग द सॉइल। Now, loosening or turning is why it is important. It allows the roots to penetrate deep into the soil. इसी की वजह से roots जो है वो soil में deeply आसानी से penetrate कर सकते हैं। इसकी वजह से roots जो है वो आसानी से breathe कर सकते हैं, right? Why? Because मैंने आपको बताया air spaces create कर रहे हैं हम। Earthworm को farmers friend क्यों बोला जाता है? Why earthworms are called farmers friend? earthworms are called farmers friends because earthworm जब मूव करते हैं सॉइल में तो उस प्रोसेस के दौरान वो सॉइल को क्या करते हैं, लूजन करते हैं, है ना। लूजनिंग के प्रोसेस में ये हेल्प करता है। So earthworm and microbes which are present in soil, they are actually helping for loosening of soil. They are the friends of the farmer since they turn and loosen the soil and they add humus to it, right? ह्यूमस क्या है, ह्यूमस फर्टाइल लेयर होती है सॉइल में। जब फर्टाइल लेयर जो ऐड होती है उसे ह्यूमस कहा जाता है। सॉइल को टर्न करना और लूजन करना क्यों जरूरी है, क्योंकि लूज सॉइल में रूट्स आसानी से पेनिट्रेट कर सकते हैं सॉइल में डीपली, आसानी से ब्रीथ कर सकते हैं। सो द डीप रूट्स होल्ड द प्लांट्स मोर फर्मली। कैसे मैम, रूट कैसे आसानी से ब्रीथ कर सकता है। रूट इसलिए आसानी से ब्रीथ कर सकता है क्योंकि एयर स्पेसेस उसमें क्रिएट हुए हैं लूजनिंग की प्रोसेस के दौरान। तो 3 क्वेश्चंस के हमने यहाँ पर आंसर समझे। पहला, व्हाई earthworms are called farmers friends because they help in turning and loosening of soil. Why the soil is required to be turned and loosened because loose soil में रूट का ग्रोथ जो है वो अच्छे से होता है, रूट अच्छे से ब्रीथ कर पाते हैं। रूट अच्छे से ब्रीथ क्यों कर पाते हैं, क्योंकि लूजनिंग के दौरान हमने एयर स्पेसेस क्रिएट किए हैं और टर्निंग के द्वारा हम न्यूट्रिएंट रिच लेयर को ऊपर लाते हैं। तो पहला प्रोसेस ये है। दूसरा प्रोसेस होता है मॉइस्चनिंग द सॉइल। सॉइल को क्या करना, मॉइस्चन करना, वाटर ऐड करके प्रॉपर तरीके से। तीसरा होता है लेवलिंग द सॉइल। ये 3 इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में, ठीक है। 1 2 3 मेन आप ये 3 हेडिंग्स डाल देंगे प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में, राइट। मूविंग ऑन, ये देखिए लूजनिंग और टर्निंग की जो प्रक्रिया होती है उसे टिलिंग या प्लोइंग कहा जाता है। व्हाई टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ सॉइल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द क्रॉप कल्टीवेशन, क्योंकि ऊपर की कुछ लेयर में ही प्लांट ग्रोथ सपोर्ट होता है। टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ सॉइल ब्रिंग्स द न्यूट्रिएंट रिच सॉइल टू द टॉप। ऊपर की तरफ आ जाती है न्यूट्रिएंट रिच लेयर। अगर सॉइल बहुत ज्यादा ड्राई होगी तो उसमें आपको वाटर ऐड करना पड़ेगा सॉइल को मॉइस्चन करने के लिए, ठीक है। कई बार जो फ्लो फील्ड है जब आपने लूजन किया है तो उसमें बड़े बड़े क्रम्स हो सकते हैं सॉइल के, उसको भी ब्रेक करेंगे लेवलर के द्वारा।
ये जो डिवाइस आप यहाँ पर देख रहे हो ये डिवाइस है लेवलर। किस में यूज होता है? लेवलिंग की प्रोसेस में। सो लेवलिंग द फील्ड इज बेनिफिशियल फॉर सोइंग एज वेल एज फॉर इरिगेशन। लेवलिंग ऑफ सॉइल इज डन विद द हेल्प ऑफ अ लेवलर। किसकी मदद से होता है? लेवलर की मदद से होता है। तो लेवलर की यहाँ पर बात कर रहे हैं। देखो अब आपको लेवलर का मतलब समझ में आ गया कि हमने क्या करना है, सॉइल को लेवल पे लाना है। बीज बोने के पहले, इरिगेशन के पहले ये प्रोसेस इंपॉर्टेंट होता है। तो प्रेपरेशन में पहली चीज है टिलिंग और फ्लोइंग, जिसे सामान्य भाषा में, सिंपल लैंग्वेज में हम कह सकते हैं प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग द सॉइल। सेकेंड इज मॉइस्चर द सॉइल एंड थर्ड इज लेवलिंग द सॉइल। लेवलिंग द सॉइल। एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स की बात करें, सो बिफोर सोइंग द सीड्स इट इज नेसेसरी टू ब्रेक द सॉइल क्लम्प्स टू गेट बेटर यील्ड। ये बहुत सारे टूल्स की मदद से किया जाता है। प्लो, हो एंड कल्टीवेटर, ये टूल्स की स्टडी हम करेंगे। ये तीनों टूल्स क्या हैं? सबसे पहला टूल जिसके बारे में हम देख रहे हैं दैट इज प्लो। तो प्लो के पार्ट्स देखते हैं पहले, क्या क्या पार्ट्स होते हैं। नीचे सबसे आप देखोगे ट्रायंगुलर रीजन जो है दैट इज प्लो शेयर। व्हाट इज दैट? प्लो शेयर। ये ट्रायंगुलर रीजन है। क्लासिकल टूल जो है ये समय से, सालों से यूज किया जा रहा है, उसमें ये वुड का होता है, लेकिन आज की डेट पे ये आयरन के भी होते हैं, राइट? सो इट कंटेन्स अ स्ट्रॉन्ग ट्रायंगुलर आयरन स्ट्रिप कॉल्ड द प्लोशेयर। उसके बाद यहाँ पर एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे प्लो शाफ्ट कहते हैं, विच इज द मेन पार्ट ऑफ द प्लो। इट इज द मेन पार्ट ऑफ द प्लो। It is a long log of wood which is called the plow shaft. आप ये वाली इमेज में देखिए, this one region is plowshare और ये जो डंडी जैसा दिख रहा है this is plow shaft. थर्ड पार्ट इज द हैंडल। यहाँ पर जो होता है डंडी, यहाँ पर ये हैंडल है। Okay, what is this? This region is the handle. There is a handle at one end of the shaft. The other end is attached to a beam which is placed on the bull's neck. So these are the three parts of plow: plowshare, plow shaft, and the third one is handle. ठीक है, ये तीन हिस्से जो है प्लो के। प्लो का यूज बहुत सालों से किया जा रहा है। किस किस चीज के लिए यूज किया जाता है? फॉर टर्निंग ऑफ सॉइल, फॉर टर्निंग ऑफ सॉइल यानी कि फॉर लूजनिंग ऑफ सॉइल, फॉर टर्निंग, फॉर लूजनिंग। इसे हम लोग कह सकते हैं टिलिंग भी कह सकते हैं, टर्निंग ऑफ सॉइल, लूजनिंग ऑफ सॉइल, जिसे टिलिंग या प्लोइंग भी कहा जा सकता है। उसके अलावा वीड रिमूव करने के लिए भी इसका इस्तेमाल होता है, वीड्स को रिमूव करने के लिए। उसके अलावा फॉर एडिंग फर्टिलाइजर्स। ये चार यूजेस होते हैं इसके। फॉर दीज फोर प्रोसेस प्लो हैज बीन यूज्ड सिंस एंशिएंट टाइम्स। इट हैज बीन यूज्ड फॉर दिस प्रोसेस। इंडिजिनस पुराने जमाने वाला वुडन फ्लो है, वो आजकल आयरन फ्लो के द्वारा रिप्लेस होता जा रहा है। सेकेंड जो एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट या एग्रीकल्चरल टूल है दैट इज हो। यहाँ पर आप देखो रॉड जो होती है, ये रॉड वुड की बनी हो सकती है या फिर आयरन की बनी हो सकती है, ये दोनों हो सकता है इसमें। एक नीचे बेंट प्लेट होगी, ये जो है ये आपको दिख रही है, दिस इज अ बेंट प्लेट विच इज एक्चुअली गोइंग टू एक्ट एज ब्लेड। ये ब्लेड की तरह काम कर रही है, हालांकि ब्लेड जैसी शार्प नहीं होती है, लेकिन ये ब्लेड की तरह काम कर रही है। इसका यूज क्या होता है? हो का यूज होता है फॉर रिमूविंग द वीड्स एंड फॉर लूजनिंग द सॉइल। ये दो जगह पर इसका यूज होता है, रिमूवल ऑफ वीड्स एंड लूजनिंग ऑफ सॉइल। ठीक है, इसमें लॉन्ग रॉड होती है, वो लॉन्ग रॉड वुड की बनी हो सकती है या आयरन की बनी हो सकती है, और नीचे बेंट प्लेट होती है, वो आयरन की होगी। ठीक है, और वो जो है वो ब्लेड की तरह काम करती है। मैंने आपको बताया, पूरी प्रॉपर एग्जैक्ट ब्लेड नहीं बोलोगे जैसे, है ना। नाउ दिस सी दिस पिक्चर, यहाँ पर आप देखो रॉड है, बेंच प्लेट है, उसके अलावा ग्रिप है, देयर इज अ हैंडल, देयर इज अ बीम। तो ये एडवांस्ड फॉर्म है हो का। पुराने समय के हिसाब से जो यूज किया जा रहा है वो ये वाला जो आपके राइट पे पिक्चर है, दिस वन इज
द नेक्स्ट वन इज कल्टीवेटर। कल्टीवेटर ये भी लूजनिंग के लिए, टर्निंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। देखिए ट्रैक्टर से पीछे इस तरीके से, नाउ डेज प्लोइंग इज डन बाय ट्रैक्टर ड्रिवन कल्टीवेटर। इससे लेबर और टाइम दोनों बचता है। कम समय में ज्यादा एरिया, ज्यादा लैंड का सॉइल आप फ्लो कर सकते हो, टिल कर सकते हो, या लूजन कर सकते हो, या टर्न कर सकते हो, जिसको कहेंगे। नेक्स्ट स्टेप सॉइल के प्रिपरेशन के बाद है सोइंग। सोइंग का मतलब बीज बोना। अब आपको बीज बोने हैं, लेकिन बीज कौन सा हो, सीड कौन सा हो, तो सीड को सिलेक्शन करना है हमें। सिलेक्शन ऑफ सीड किस आधार पर होगा? सिलेक्शन ऑफ सीड होगा वो सीड जो हाई यील्ड देता हो, हाई यील्डिंग सीड, हाई यील्डिंग वेराइटी ऑफ सीड। ठीक है। अब ये हाई यील्डिंग वेराइटी ऑफ सीड हो, अच्छा सीड हो, डैमेज सीड नहीं हो। सीड कई बार डैमेज हो सकते हैं, आप घर में भी चेक कर सकते हो। आप गेहूं के कुछ दाने लेंगे तो आप उसको जब पानी में डाल दोगे, दिस इज वाटर, कुछ सीड ऐसे होंगे, शायद ना भी हो, लेकिन अगर कोई सीड ऐसा है जो पानी में सतह पर आ गया, ठीक है, कुछ जो है वो नीचे पहुंच जाएंगे, लेकिन अगर कोई सरफेस पर आ गया, मतलब वो सीड क्या है? लाइट वेट है। लाइट वेट का मतलब वो सीड क्या है? हॉलो है, और वो क्या है? डैमेज्ड सीड है। इसे क्या करना है? हमें डिस्कार्ड कर देना है। सो बिफोर सोइंग गुड क्वालिटी क्लीन एंड हेल्दी सीड्स आर सिलेक्टेड। कैसे सीड सेलेक्ट किए जाएंगे? हाई यील्डिंग वेराइटी ऑफ सीड, गुड क्वालिटी, क्लीन एंड हेल्दी होने चाहिए। ठीक है, क्लीन होने चाहिए, हेल्दी होने चाहिए, ये सीड्स हमें सिलेक्ट करने हैं। सिलेक्शन ऑफ सीड हमने किया। डैमेज सीड से कैसे बचेंगे? एक मैंने आपको सिंपल प्रोसेस बताया। दे आर हॉलो एंड दे आर लाइटर, दे फ्लोट ऑन वाटर। वो क्या करते हैं? पानी में ऊपर की तरफ आ जाते हैं। सो इट इज अ गुड मेथड फॉर सेपरेटिंग गुड हेल्दी सीड फ्रॉम द डैमेज्ड वंस। आप इस तरीके से अलग कर सकते हो। लेकिन ये चीज ध्यान रखेंगे कि सिलेक्शन ऑफ सीड में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है हमेशा से रही है, वो है कि यील्ड, यानी कि उसका उत्पादन ज्यादा होना चाहिए, क्रॉप लॉस जो है वो कम दे, हमें नुकसान नहीं चाहिए। अब सोइंग के लिए कौन से टूल्स इस्तेमाल किए जाते हैं? पहला टूल ट्रेडिशनल टूल, ये फनल शेप्ड होता है। जिनके यहाँ अगर कोई गार्डनिंग करता होगा तो मैं आपको एक हैंडी टूल बताती हूँ, वो इस तरीके से होता है। ओके, एंड इट इज फनल शेप, इट हैज अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर हियर। ठीक है, यहाँ पर ढक्कन लगा होता है इस हिस्से में, और अंदर आपने क्या करना है? सीड्स रख देने हैं। फिर वो सीड्स इस एरिया से ऐसे सॉइल में अंदर की तरफ जाएंगे, डालेंगे आप, है ना। तो ये जो है ये गार्डन के लिए ठीक है, लेकिन इतने बड़े लैंड में इस तरीके से हम लोग हैंड से सीड तो नहीं उसमें पिक करेंगे, उसमें डालेंगे। तो इनकेस ये जो यहाँ पर यूज किया जाता है, ये देखो फनल दिख रहा है आपको, फनल शेप्ड टूल है जो ट्रेडिशनली यूज किया जाता था बुल के पीछे लगा के, लेकिन अब जो है बहुत ही एडवांस टूल्स आ गए हैं। तो ये ट्रेडिशनल टूल मैं आपको बता रही हूँ, पहले कैसे होता था। So this is a funnel shaped tool which is used traditionally for sowing seeds. Now the seeds are filled into the funnel. इसमें आपने seeds रख देने हैं. They pass down through 2 or 3 pipes with the sharp ends. These ends pierce into the soil and then seeds को वहां पर place कर दिया गया है. अब तो बहुत सारे प्रोसेस हैं, क्योंकि हमें बहुत चीजों का ध्यान रखना होता है कि सीड बहुत पास पास, बहुत दूर दूर ना हो, सॉइल में ऊपर सरफेस पर ना रह जाएं। तो ये इस तरीके की चीजों का ध्यान रखना है। अब जो यूज किया जाता है दैट इज सीड ड्रिल। ठीक है, सीड ड्रिल का इस्तेमाल किया जाता है। देखो यहाँ पर आपको दिख रहा है, ये पिक्चर जो है आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ है सीड ड्रिल का ड्रॉ, और यहाँ पर आप देख सकते हो सीड ड्रिल किस तरीके से सीड्स को पर्टिकुलर डिस्टेंस पर, ये ब्लेड नहीं है, मैं आपको ध्यान दे दूं, है ना, यहाँ से सीड्स पास ऑन किए जाएंगे सॉइल में, बहुत छोटी सी जगह है। सो सीड ड्रिल, नाउ डेज द सीड ड्रिल इज यूज, आज की डेट पे क्या यूज होता है? सीड ड्रिल यूज होता है फॉर सोइंग विद द हेल्प ऑफ ट्रैक्टर्स. With the help of this tool, sows the seeds uniformly at proper distance and proper depth. It ensures कि सीड के ऊपर सॉइल की लेयर जो है वो कवर हो जाए आफ्टर सोइंग ऑफ सीड एंड प्रिवेंट्स डैमेज कॉज्ड बाय बर्ड्स। ऐसा ना हो कि सीड उड़ के चले गए या चिड़िया उड़ा करके लेकर के चली गई।
इससे टाइम और लेबर दोनों की बचत होती है। ये जो प्रोसेस है, ये जो टेक्निक है, ये जो इंस्ट्रूमेंट या टूल है, या जो एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट है, सीड ड्रिल। सीड ड्रिल का इंपॉर्टेंट चीज आप समझिएगा, सीड ड्रिल इज फॉर सोइंग ऑफ सीड। Appropriate distance between the seed is very much necessary to avoid overcrowding of plants. हम नहीं चाहते कि plants में overcrowding हो, इसीलिए seeds के बीच में क्या होना चाहिए, appropriate distance हमेशा हो। इस चीज को ensure करना है ताकि plants को sufficient sunlight मिल सके, nutrient मिल सके, water मिल सके soil से। कई बार few plants may have to be removed also to prevent overcrowding. So why overcrowding should be avoided while sowing, ताकि सीड को क्या मिल सके, सफिशिएंट सनलाइट मिल सके, न्यूट्रिएंट मिल सके, वाटर मिल सके फ्रॉम दी सॉइल। ओके, तो यहाँ पर हमने अभी प्रोसेस में दो इंपॉर्टेंट प्रोसेस पढ़ी। वो दो इंपॉर्टेंट प्रोसेस में पहला है प्रेपरेशन ऑफ सॉइल एंड सेकेंड वन इज सोइंग। इसके आगे की क्लास में हम इसके आगे डिस्कस करेंगे, इन प्रोसेस के आगे डिस्कस करेंगे। आप ये चीज ध्यान रखेंगे, जो भी क्वेश्चंस चैप्टर के दौरान पढ़ाते समय मैंने आपको बताए हैं, और फ्रॉम फार्मर्स फ्रेंड क्यों है, लूजनिंग क्यों जरूरी है ना, वो, और उसके अलावा एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट जो हमने पढ़ा है, फ्लो, हो, लेवलर एंड कल्टीवेटर, इन चीजों का भी ध्यान रखेंगे।